हेलो दोस्तों, मैं यशवंत कुमार सोनकर एक बार फिर से आपका इनक्रेडिबल आश्रम में स्वागत करता हूं। लास्ट हमने बीएससी पार्ट सेकंड के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ओडीई और होमोजीनियस फंक्शन हमारे लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना है, उनके बारे में देखना है, तो आप हमारे लास्ट वीडियो से कनेक्ट हो सकते हो। और मोस्टली अगर आज का टॉपिक हमें पढ़ना है तो आपको जो लास्ट वीडियो हमारी सेकंड पार्ट में होमोजीनियस फंक्शन है वो आपको देखना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि अगर आज आपका टॉपिक आपको समझना है तो उसके लिए कंपलसरी है होमोजीनियस फंक्शंस का आपको आना। ठीक है, तो हम इसके बारे में हम थोड़ी सी बात ये करते हैं कि होमोजीनियस फंक्शंस एक्चुअली होते क्या है। होमोजीनियस फंक्शंस के बारे में मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि अगर y की वैल्यूज और x की वैल्यूज नोमीटर और डिनोमीटर अंश और हर में समान हो जाए, एक जैसी हो जाए, तो उनको बोलते हैं हम होमोजीनियस फंक्शन। और उसके आधार पर, उसके बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पर सॉल्व किए थे, जिसको आप सेकंड वीडियोज़ में देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। कोई डाउट हो तो वो आप सीधे कॉन्टैक्ट करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन रेड्यूशियल टू होमोजीनियस फॉर्म, संघात रूप में समानित होने वाले समीकरण। यानी ऐसी इक्वेशन, ऐसा समीकरण जो पहले से होमोजीनियस नहीं है, लेकिन उसमें कोई एक ऐसी कंडीशन लगाई जाए या ऐसा मान रखा जाए कि वो संघात रूप में आ जाए, होमोजीनियस फॉर्म में आ जाए, तो हम उसको लास्ट वीडियो जैसे हमने सीखा था होमोजीनियस फंक्शन जैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि ऐसे कौन से प्रश्न होंगे, कौन सी इक्वेशंस होंगी जिनको हम ये कहें कि भाई मैं इन वाली इक्वेशंस को होमोजीनियस संघात रूप में चेंज कर सकता हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप उसको बिल्कुल दिमाग में ध्यान रखोगे तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको प्रश्न में ax प्लस by प्लस c ये वाली फॉर्म तो आपको दिखे अंश में, यानी कि नोमीटर ऊपर, और यदि a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश, अगर ये फॉर्म आपको प्रश्न में दिखाई दे रही है, यहाँ a b c और a डैश b डैश c डैश जो हैं वो कांस्टेंट नंबर्स हैं, कांस्टेंट संख्याएं हैं, हमारी अचर संख्याएं हैं। अगर ये रूप आपको दिखता है तो मोस्टली वो हमारा संघात रूप में समानित होने वाली इक्वेशंस होती है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है हमारे पास में छोटी सी, कि यदि आपकी कंडीशन a अपॉन a डैश, अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे कि a क्या चीज़ है और a डैश क्या चीज़ है। a का मतलब है यहाँ पर x का कोफिशिएंट, यानी x जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जिससे गुणा हो रहा है, वो वाला मान। और a डैश का मतलब है x यहाँ पर जिससे डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी x का कोफिशिएंट, वो वाला मान। और एक हम लें y के कोफिशिएंट को नोमिनेटर में, अंश में, और y के ही कोफिशिएंट को डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में। अगर इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके अगर मान निकालें और ये दोनों मान अगर इक्वल नहीं आते हैं, बराबर नहीं आते, नॉट इक्वल टू आते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें कुछ चुनिंदा अपने को स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद हमारे पास में ये संघात रूप में आएगा और उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मेथड मैं आपको शॉर्टली लिखा भी सकता हूँ, लेकिन वो आपकी समझ में, अगर थ्योरेटिकल समझाऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ और उदाहरण के साथ साथ मैं आपको इसकी फॉर्म समझाते जाता हूँ कि किस किस स्टेप को अगर हम ध्यान में रखें तो इस प्रकार के प्रश्नों को अपन अच्छे से कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल श्योरली बता दूँ, आप चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो या कोटा यूनिवर्सिटी से हो, आपके कॉमन टॉपिक है दोनों में ही। अगर आप इस टॉपिक को, कौन सा, इक्वेशन रेड्यूशियल टू होमोजीनियस फॉर्म, संघात रूप में समानित होने वाले समीकरण को पढ़ लेते हैं, तो आपका एक प्रश्न डेफिनेटली आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं इसके लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और उस क्वेश्चन के आधार पर हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न है हमारा dy by dx इक्वल टू 2x माइनस y प्लस 1 अपॉन x, आप देख सकते हैं x प्लस 2y
-3। ये इक्वेशन हमको दी गई है और प्रश्न हमसे कह रहा है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इसको हल कीजिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में गौर करें तो dy by dx इक्वल टू 2x माइनस y प्लस 1 x प्लस 2y माइनस 3 जो है वो हमारी बिल्कुल अगर गौर से देखें तो ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश, इस प्रकार की इक्वेशन ये बनती है जिसमें हमारे पास में a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें तो a डैश की वैल्यू को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कोई नहीं दिख रहा है, इसलिए जहाँ पर कोई नहीं हो वहाँ पर हमको 1 वैल्यू माननी है, 1 मानना है। इसी तरीके से अगर b डैश की वैल्यू की बात की जाए तो b डैश की वैल्यू है हमारी 2 और c डैश की वैल्यू की अगर बात की जाए तो यह है हमारी -3। अब हमारे पास में a b c, a डैश, b डैश, c डैश तीनों की वैल्यूज आ गई है। तो हम इसमें कंडीशन लगा के देखते हैं a अपॉन a डैश इक्वल टू b अपॉन b डैश। अगर इस कंडीशन को देखें और ये दोनों मान अगर इक्वल नहीं आए तब तो मैं इसमें इक्वेशन रिड्यूशियल टू होमोजेनियस फॉर्म का स्टेप फॉलो करूंगा, नहीं तो फिर इसका दूसरा मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं a की वैल्यू है हमारी 2 और a डैश की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 1। इसी तरीके से अगर मैं b की वैल्यू देखूँ तो वो है हमारी -1 और b डैश की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो वो है हमारी 2। और ये दोनों ही वैल्यू एक दूसरे के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारी फॉर्म है, ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, इसको पहले हमको होमोजीनियस यानी समघात बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना। अब सबसे पहली कंडीशन ये कि इसको होमोजीनियस बनाए कैसे। आप भाई पूछोगे कि भाई सर आपने तो कह दिया कि इसको होमोजीनियस बनाओ, इसको समघात बनाओ, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। मैं हर बार स्टेप में आपको बोलता जाऊँगा। आपको सबसे पहले जो स्टेप फॉलो करना है वो इसमें ये स्टेप फॉलो करना है कि आपको इसमें स्मॉल x की जगह लिखना है x प्लस h। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये वाला x जो है वो मैं कैपिटल ले रहा हूँ, ये वाला x जो है वो स्मॉल है, यानी प्रश्न में जो x दिया है उसकी जगह मैं पुट करूँगा इसमें x प्लस h और y जो है उसकी जगह मैं पुट करूँगा y प्लस k। और इसी के साथ में जो dy by dx आपको दिख रहा है, इस dy by dx की जगह आप लिखोगे कैपिटल dy by dx। सबसे पहले आपको ये काम करना है, क्या करना है, x की जगह x प्लस h, y की जगह y प्लस k और dy by dx की जगह dy by dx कैपिटल में किसमें लिख देना है, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में मान रखने पर। तो यहाँ देखिए हम dy by dx की जगह हमें क्या लिखना है, कैपिटल dy by dx। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 2x की जो वैल्यू है वो रखनी है x प्लस h। इसके बाद में माइनस y है तो y की जगह वैल्यू रख दी y प्लस k और प्लस 1। इसके बाद में हम वैल्यू की बात करें डिनोमिनेटर में हमारे हर में, तो x की वैल्यू वापस x प्लस h प्लस 2, y की वैल्यू y प्लस k और -3, ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास में। अब सबसे पहले हमको इसमें अब क्या करना है, ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसमें आप x और y की जितनी भी वेरिएबल संख्याएं हैं उनको एक तरफ करेंगे और h और k की जो वेरिएबल संख्याएं हैं, नॉन वेरिएबल संख्याएं हैं, उनको एक तरफ करेंगे, यानी कांस्टेंट वैल्यू सारी एक तरफ और वेरिएबल संख्या यानी कि चर वाली संख्या x y वाली संख्याएं एक तरफ करेंगे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x प्लस 2h, माइनस y से करूंगा तो माइनस के y माइनस के k और प्लस 1। इसी तरीके से हर में भी कर रहा हूँ x प्लस h प्लस 2y
प्लस 2k माइनस 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू ये रही, y ये रही, x ये रहा, y ये रहा। x y को एक साथ रखते हैं क्योंकि सारी संख्याएं जो है या तो प्लस में है या माइनस में, मल्टीप्लाई या डिवाइड में कोई संख्या हमारी यहाँ पर ऊपर अंश में या हाथ में नहीं दिख रही है, तो इसको अपन आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। x और y वाली वेरिएबल जो संख्या है उनको मैंने एक साथ लिया और एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस इसके बाद में मैं जो नॉन वेरिएबल संख्याएं हैं उन सबको एक साथ में लिखकर एक ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ ताकि मेरे पास में दो इक्वेशंस आ जाएं। इसी तरीके से इसमें करना है अपने को सॉल्व। x और y वाली जो इक्वेशन है उसको मैंने एक साथ लिया, प्लस इसी तरीके से ये वाली जो इक्वेशन है मेरे पास में इनको भी अलग अलग कर दिया, तो h प्लस 2k माइनस 3, यानी मेरे पास में ये जो dy बाई dx की वैल्यू है इक्वेशन सेकंड जो है इसमें ये वाली वैल्यू आती है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो 2x माइनस वाई और x प्लस 2y तो हमारी वेरिएबल संख्याएं हैं, यानी जिनको हमको समघात रूप में लेकर आना है। और इन वाली वैल्यूज को अगर हम देखें तो ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, नॉन वेरिएबल वैल्यू है। तो पहला काम तो क्या करना है आपको, x और y dy बाई dx के मान रखने। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि ये जो हमारी इक्वेशन सेकंड आई है, समीकरण 2 आया है, इस इक्वेशन 2 में, इस इक्वेशन सेकंड में जो भी हमारी कांस्टेंट वाली यानी h और k वाले मान हैं वहां पर देखिए एक समीकरण, एक इक्वेशन ऊपर है हमारे पास, एक इक्वेशन नीचे। इन दोनों इक्वेशन, दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमको सबसे पहले क्या करना है, h और k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए अपन 2h माइनस k इक्वल टू माइनस के 1, क्योंकि इस 1 को अगर सामने लेकर जाता हूँ, ट्रांसपोजिंग करता हूँ, पक्षांतरण करता हूँ तो माइनस का 1 हो जाता है। इसी तरीके से h प्लस 2k इक्वल टू प्लस के 3 हो जाते हैं। और इन इक्वेशंस को अगर मेरे को सॉल्व करना है, इक्वेशन दे देता हूँ मैं इनको थर्ड, इसको इक्वेशन दे देता हूँ 4। आप चाहे तो इसको रफली पीछे बैक साइड में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में साइड में भी इसको सॉल्व कर देते हो तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बल्कि आपको बेनिफिट मिलेगा। एग्जामिनर को ये लगेगा कि वाकई बच्चे ने सॉल्व किया, कहीं से टिप कर या कहीं से पूछ कर नहीं लिखा है। तो आप आराम से इसको साइड में सॉल्व कीजिए, इसमें लिखने के भी नंबर नहीं है और कटने भी नहीं है। एक बेनिफिट है आपको थोड़ा सा स्पेशली दिखाने का, ठीक है। चलिए यहाँ पर अपन इस इक्वेशन को थर्ड को और फोर्थ को ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशन अभी फिलहाल कोई भी वेरिएबल मेरे पास में यहाँ बराबर मुझे नहीं दिख रहा है। तो अब अपन आते हैं छोटी सी अपनी बचपन वाली 10वीं वाली क्लास में। तो यहाँ पर अगर अपन देखें इस इक्वेशन 4 को, या तो आप इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर लीजिए या इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं इसमें इक्वेशन 4 को जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। तो यहाँ इक्वेशन थर्ड को तो एज इट इज लिख दिया, जैसा है वैसा का वैसा, और इक्वेशन 4 जो है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, ताकि मेरे पास में ये 2h जो है वो बराबर हो जाए। 2 से इस h को मल्टीप्लाई किया तो 2h, इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएंगे 4k, और इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए 6। अब अपन यहाँ देखते हैं कि ये 2h है वो दोनों पॉजिटिव है, तो मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को मैं कर देता हूँ माइनस। इसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। ये माइनस और ये माइनस, s से h हमारी पूरी वैल्यू सेम है, एक प्लस है एक माइनस है तो कैंसिल हो गई। अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, और दोनों को अगर हम जाने तो माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस, तो ये हो जाएंगे माइनस के 5k इक्वल टू माइनस के 6, और ये है अपने पास में माइनस के 1, तो ये हो जाएंगे माइनस के 7। तो अगर हम यहाँ देखिए तो k की वैल्यू जो है माइनस से माइनस कैंसिल होकर यहाँ हो जाती है हमारी 7/5। और इसी तरीके से k की जो वैल्यू आई है आप किसी भी इक्वेशन में, आप वो आपकी इच्छा है थर्ड में रखिए, 4 में रखिए, या इन दोनों में से आप किसी में भी रखिए। आप k की वैल्यू को रखकर, जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ, मान लीजिए सपोज कीजिए मैं इस वैल्यू में रखता हूँ, इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो h प्लस 2 k की वैल्यू मैंने पुट की तो ये हो गई 7/5 इक्वल टू थर्ड, h इक्वल टू 14/5 इक्वल टू 3। तो h की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 3 माइनस 14/5 यानी कि h की वैल्यू हो जाती है 1/5, यानी
मेरे पास में h का जो मान आया वो है 1/5 और k का जो मान आया है वो है 7/5। अब क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप आपने ये निकाल लिया, पहला स्टेप ये वैल्यूज माननी है, सेकंड स्टेप इनमें जो इक्वेशन आई है इनको सॉल्व करके h और k के मान निकालने, थर्ड स्टेप में आपके जो h के का जो मान आया है वो आपको इक्वेशन सेकंड में रखना है। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए या मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं सुचारू रूप से इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकूँ। ठीक है, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास में। मैं h और k की वैल्यू को अगर यहाँ पर इसमें पुट करता हूँ तो आप गौर कीजिए, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को 0 हो रहा है और ये वैल्यू भी हमारे पास में 0 हो रही है, तो मैं क्या करूँगा कि अपन इन दोनों h और k के मानों को इक्वेशन सेकंड में अगर रख देते हैं तो ये वैल्यूज तो खत्म हो जाती है मेरे पास में, और मेरे पास में जो इक्वेशन बचेगी वो इक्वेशन क्या बचेगी मेरे पास में, dy by dx इक्वल टू 2x माइनस y अपॉन x प्लस 2y। ये इक्वेशन बचती है मेरे पास में, जिसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये आपको एक समघात रूप में यानी कि होमोजीनियस फंक्शंस के रूप में नजर आती है। यानी आपको ये 3 स्टेप अगर आप इस फॉर्म में फॉलो करोगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो समघात यानी होमोजीनियस फॉर्म में आ जाएगी, और होमोजीनियस फॉर्म में आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो लास्ट वीडियो जो मैंने होमोजीनियस फंक्शन में आपको समझाया है उससे आप देख सकते हैं, और अगर वहाँ भी आप नहीं देखना चाहे तो मैं इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करा रहा हूँ, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, तो इससे आपका लास्ट वीडियो और ये वाला वीडियो दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप आज ये वीडियो को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको लास्ट वीडियो जो है उसको देखने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, आप अच्छे से और समझना चाहते हैं तो वहाँ भी आप उसको देख सकते हैं, 5-10 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए तो हमारे पास में 2x माइनस वाई एक्स प्लस 2y है। मैं इस अंश वाली इक्वेशन में से नॉमिनेटर में से x को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में वैल्यू बचती है 2 माइनस वाई अपॉन एक्स, और इसी तरीके से x को यहाँ कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 2 वाई अपॉन एक्स इक्वेशन बचती है। x से x को मैंने कर दिया यहाँ पे कैंसल। ओके, तो dy बाई डी एक्स इजल टू 2 माइनस वाई अपॉन एक्स और 1 प्लस 2y अपॉन एक्स। अब इसको अगर अपन गौर से देखें तो y अपॉन एक्स, y की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, यानी कि ये इक्वल घात में आ चुके हैं, इक्वल पावर में आ चुके हैं। इसी तरीके से ये डिनोमिनेटर हर जो है इसमें भी इक्वल पावर में। तो इसका मतलब मैं इस वाली इक्वेशन को सीधे सीधे क्या कह सकता हूँ कि ये होमोजेनियस फॉर्म में आ चुकी है। और लास्ट वीडियोज की तरह अगर आपको याद हो तो मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि अगर आपके पास में होमोजीनियस फंक्शन है, आपका समघात समीकरण है, तो आप सबसे पहले y अपॉन एक्स इक्वल टू मानोगे b। ये u v वाला भी है, ध्यान रखें। आप चाहो तो कुछ और भी मान सकते हो, इट्स नॉट प्रॉब्लम। अगर आप चाहो इसकी जगह a मान सकते हो, b मान सकते हो, p q r s t जो भी आप मानना चाहो मान सकते हो। ये केवल कांस्टेंट वैल्यू मान रखी है मैंने यहाँ पर। इसमें से अगर मैं y की वैल्यू को यहाँ से अगर सामने लेकर जाऊँ तो ये हो जाता है bx। फिर क्या करना है, मुझे दोनों तरफ x की रेस्पेक्ट में x के सापेक्ष इसका कर देना है डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगी वैल्यू dy बाई डी एक्स इक्वल टू b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। एक इक्वेशन यहाँ पर हो गई, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में मान दे चुका हूँ। ये इक्वेशन हो गई 5 और 6, और ये जो 5 और 6 इक्वेशन है इनको आप पुट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में जो आप पुट करोगे तो इसको देखिए, dy बाई डी एक्स की जगह इक्वेशन में रखना है मुझे b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे गौर से देखिए तो यहाँ 2 माइनस y अपॉन एक्स को यहाँ माना हुआ है हमने b, तो यहाँ रखते थे ये 2 माइनस b अपॉन 1 प्लस 2b हो जाता है। अब हमको क्या करना है, इस b को यहाँ ट्रांसपोजिंग करना है, पक्षांतरण करना है। तो अगर मैं इसको पक्षांतरण करके ट्रांसपोजिंग करके सामने ले जाऊँ तो आप गौर कीजिए यहाँ पर प्लस है, सामने जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, यानी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू 2 माइनस बी अपॉन 1 प्लस 2b माइनस बी। सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा। 1 प्लस 2b, यहाँ पर सेम वैल्यूज है तो 2 माइनस बी तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसमें डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 से अगर 1 प्लस 2b आता है तो इसको माइनस बी से हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो माइनस बी से यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होगा माइनस के बी, माइनस के बी से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। माइनस के बी और माइनस के बी सेम वैल्यूज हैं, दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये होंगे माइनस के 2b और माइनस के 2b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2। आप चाहे तो यहाँ पर इस 2 को कॉमन भी ले सकते हैं और माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो उच्चतम घात है वो हमारी माइनस में है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर माइनस के 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये b स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस के b रह जाएंगे और ये जो वैल्यू है वो माइनस की 1 रह जाएगी। इसको भी आप इसी सीरीज में जमा लीजिए तो ये भी 2b प्लस 1 हो जाएगा। x dv अपॉन dx की जो वैल्यू है वो मेरे पास में ये आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, x वाली जो रेस्पेक्ट वाली वैल्यूज हैं उनको एक तरफ रखना है, b और b वाली जो वैल्यूज हैं उनको dv की तरफ करना है। तो इस वैल्यूज को अगर मैं उठाकर यहाँ लाता हूँ तो ये डिवाइडेड में है तो ये रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। तो 2b प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 dv अपनी यहाँ पर कंडीशन बनेगी, और इस x dx को यदि मैं सामने लेकर जाता हूँ तो ये भी रेसिप्रोकल 1 अपॉन x dx उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में एक मान, एक वैल्यू और है जिसको अभी तक हमने काम में लिया है, वो है माइनस के, तो इसको भी हम इसमें लगा देते हैं, डिनोटेड। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, मुझे इन दोनों इक्वेशंस का करना है इंटीग्रेशन, समाकलन करना है। आप पहले एक काम कीजिए, थोड़ा सा स्पेस की वजह से आप चाहो तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको प्रिंट आउट कर लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन ही करना है, यहाँ पर 2b प्लस 1 b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 वाली कंडीशन है। अगर मैं आपको अगर शॉर्ट ट्रिक में भी अगर समझाऊँ तो आपने सीनियर क्लास में ये थोड़ा सा याद अगर मैं कराऊँ तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ आपको, वैल्यू को पुट करने के बाद भी और वैल्यू को देखते ही खत्म करने के बाद भी। नीचे वाली इक्वेशन यानी डिनोमिनेटर में जो आपकी इक्वेशन हो, अगर उसका डिफरेंशिएशन, उसका अवकलन अगर आपको नोमीटर अंश में दिख जाए तो उस वाली वैल्यूज का जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन जो होता है, वो लॉग जो नीचे वाली वैल्यूज होती है वो पूरी की पूरी। ठीक है, अगर आपके इस तरीके से ये वैल्यू समझ में नहीं आती, यानी अगर मैं इसका सीधे इंटीग्रेशन देखूँ तो log b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 होता है, लेकिन अगर फिर भी आपकी ये शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आती तो मैं इसको आपको सॉल्व भी करा देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास में ये जो 2b प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 है, इस वैल्यूज में मैं मान लेता हूँ यहाँ पर लेट b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 को मान लेता हूँ t। अगर इस वैल्यू को मैं t मानता हूँ और दोनों तरफ मैं अगर डिफरेंशिएशन करता हूँ तो b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2b, b का करता हूँ तो ये होता है केवल 1 और माइनस 1 कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। 0 को लिखने के लिए हमारे पास कोई कंपलसरी नहीं है, हम नहीं लिख सकते, या लिखना भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाती है हमारी dt। अब इस वैल्यूज को अगर इसमें इंटीग्रेशन में अगर पुट करें तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे, 2b प्लस 1 की वैल्यू तो यहाँ हो गई अपने पास में 2b प्लस 1, db की वैल्यू तो dt, और b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 की जो वैल्यू है वो हो जाती है हमारे पास में t, जिसका इंटीग्रेशन है हमारे पास में 1 अपॉन x dx के रूल से log t, और log t की वैल्यू को अगर मैं रख देता हूँ इसमें वापस तो log b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 बनती है हमारी वैल्यू। इसका मतलब अगर इस वैल्यू का, इस इक्वेशन 7 का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड LHS वाले पार्ट की वैल्यू मुझे सीधे सीधे यहाँ पर दिख रही है। इस वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए आप वही पहले की वाली बात मैंने जो अभी समझाई, आप चाहो तो इसको रफली सॉल्व कर सकते हो।
अगर आप चाहो तो इसको साइड में भी सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो इसको क्वेश्चंस के बीच में सॉल्व करके ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा कि भाई एग्जामिनर को लगना चाहिए आपने स्पेशली हाँ खुद सॉल्व किया है, कहीं से टिप कर या पूछ कर इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके मार्किंग को बढ़ाने की टेक्निक होती है जो आपके अच्छे नंबर दिलवाती है। ठीक है, तो इस वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाता है हमारे पास में log b स्क्वायर प्लस b माइनस के 1। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये माइनस का 2 जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, अचर संख्या है, तो अचर संख्या को तो बिल्कुल कर दो बाहर, और इसके बाद में 1/x dx जो है वो हमारा फॉर्मूला है जिसका इंटीग्रेशन होता है log x। और यहाँ चूंकि हमारे पास में दोनों ही इंटीग्रेशन जो है वो इनडिफाइनाइट है, डेफिनेट नहीं है, निश्चित समाकलन नहीं है, तो आपको एक कांस्टेंट यानी एक अचरांक को लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन लॉग में चल रही है तो मैंने जो अचरांक गुणांक लिया है यहाँ पर वो भी किस में लिया है, लॉग में लिया है। अच्छा, मैं यहाँ पर देखूँ तो इस वाली वैल्यूज को मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, तो log b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 को तो मैंने एज इट इज ऐसे की ऐसे ही रखा। इस 2 को, केवल 2 की बात करता हूँ, इस 2 को यदि मैं log के साथ में देखता हूँ तो आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमारा एक फॉर्म होती है कि log के साथ में यदि आपके पास में कोई भी वैल्यू हो, यानी कि कोई भी अचर गुणांक हो, तो वो हमारा आप पावर में लगा सकते हो लॉगरिथम के मेथड से। तो इसका मतलब इस 2 को मैं कहाँ लेकर जा सकता हूँ, ऊपर ले जा सकता हूँ, यानी मैं इसको कर देता हूँ log x स्क्वायर और बाकी संख्याओं को रख देता हूँ एज इट इज। ओके, अब माइनस के log x स्क्वायर जो है यदि इसको मैं ट्रांसपोजिंग करके पक्षांतरण करके एक तरफ अगर लेकर आता हूँ तो ये कंडीशन माइनस की है, इधर आएगी तो ये हो जाएगी प्लस, तो log b स्क्वायर प्लस b माइनस के 1 प्लस log x स्क्वायर हो जाती है हमारी ये कंडीशन। log c को मैंने रखा एज इट इज, जैसा है वैसे का वैसा ही। आई थिंक आपने ये इधर से नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि मैं आगे जो है इस स्टेप को फॉलो कर चुका हूँ। हमारी 7 स्टेप हो चुकी हैं। इसके बाद में हम देखें तो आपको थोड़ा सा अगर याद हो वही लॉगरिथम का मेथड मैं वापस एक बार याद दिलाना चाहूँगा। यहाँ पर log a यानी इस पूरी इक्वेशन को मैं a मान लूँ और log b इस पूरी इक्वेशन को मैं b मान लूँ, तो log a प्लस log b, log a प्लस b जो फॉर्म होती है वो log a प्लस log b फॉर्म को हम लिख सकते हैं log ab। ओके, तो log ab को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये कंडीशन होती है log b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 डॉट x स्क्वायर। x चूंकि यहाँ पर कैपिटल है तो मैं कैपिटल ही लिखूंगा, और इक्वेशन है log c सामने, दोनों तरफ log में कंडीशंस है, log का एलिमिनेशन हो गया तो ये log हमारा खत्म, कंडीशन बच रही है b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 डॉट x स्क्वायर इक्वल टू c। अब आप थोड़ा सा वापस सा रिकॉल कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए कि मैंने y अपॉन x किसके बराबर माना था, b के इक्वल माना था। तो वो इक्वेशन जो मैंने शुरुआत में y अपॉन एक्स इक्वल टू बी मानी थी, इसको मैं वापस b की जगह पुट कर रहा हूँ, तो ये इक्वेशन बनती है मेरी y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स माइनस 1, और इस पूरे से मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। एलसीएम अगर मैं यहाँ पर लूँ तो यहाँ पर देखिए y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है तो एलसीएम भी कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, ऊपर बचेगा y स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा xy और यहाँ आ जाएगा पूरा x स्क्वायर, और बाहर इसमें पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर वाली पूरी कंडीशन को कर देते हैं कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास में वैल्यू बच रही है y स्क्वायर प्लस xy माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। वापस से थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, याद करेंगे थोड़ा सा। आपको अगर याद हो तो मैंने स्मॉल x इक्वल टू x प्लस एच माना था और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k माना था। तो यहाँ से अगर मैं कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू को निकाल कर अगर वापस यहाँ रख देता हूँ तो मेरे पास पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर कैपिटल X की वैल्यू है x माइनस एच और कैपिटल Y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में y माइनस
के। इन दोनों इक्वेशंस को मैं इसमें कर रहा हूँ इक्वेशन 8 में पुट। इक्वेशन 8 में अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये बनता है मेरे पास में y की वैल्यू है आपके पास में y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, एक्स वाई में x की वैल्यू को रखें तो x की वैल्यू है x माइनस एच, और y की वैल्यू को रखें तो y की वैल्यू है हमारे पास में y माइनस के माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू को वापस रखा तो x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 9। और लास्ट आपको मैं एक छोटा सा और रिकॉल कराऊंगा यहाँ पर कि आपने यहाँ पर h के और k के दो मान ज्ञात किए थे, तो आप अगर थोड़ा सा याद करो तो 1/5 हमारे पास में h की वैल्यू आई थी और 7/5 जो है वो हमारे पास में k की वैल्यू आई थी। तो इसलिए अब अपन को लास्ट क्या करना है, बस इतना सा काम और करना है, ये जो h और k की वैल्यूज हैं इनको अपने को इक्वेशन 9 में रखना है। तो अगर आप इस इक्वेशन को 9 में रखते हो तो y एज इट इज रहेगा, k की वैल्यू में रख रहा हूँ 7/5 उसका होल स्क्वायर प्लस x माइनस एच, x माइनस एच है तो x माइनस एच की वैल्यू को रखा 1/5, y माइनस k, k की वैल्यू 7/5 माइनस x माइनस एच, तो x माइनस एच की वैल्यू है 1/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी, जो कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर ये बात आपको समझ में आई है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसमें अगर कोई डाउट भी अगर आपको हो तो आप मेरे से सीधे शेयर कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। आपको अगर ये चीज़ें पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।